दिन जमा जवानी कड़ाह बनाना तो मिठा क्यों घट पाना। तो रविंदर रैना साहब जमा जवानी कड़ाह बनाता रहे और मिठा डालता रहे तो हमें कोई लेना देना नहीं है। आपके चैनल से मैं भारतीय जनता पार्टी के जो लोग या जम्मू से जो लोग जा रहे हैं कल की मीटिंग में, उनको साफ कह देता हूँ, चाहे वो हमारा संदेश समझें चाहे हमारी वार्निंग समझें, कि जम्मू के सिर को अगर वहाँ झुका के आएंगे, जम्मू के लोगों को अगर वहाँ बेच के आएंगे दिल्ली के दरबार में, तो वो जम्मू के लोग बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। मैं दुआ करूंगा वो चीफ मिनिस्टर क्या बने, मैं तो उसके लिए प्राइम मिनिस्टर की दुआ करूंगा कि रविंदर रैना प्राइम मिनिस्टर बने मोदी साहब की जगह, ताकि जैसा वो यहाँ बोलते हैं कम से कम देश के लोग भी देखें कि कैसे रविंदर रैना साहब काम करते हैं। अध्यक्ष साहब ये कह रहे थे, कल मैंने भी उनका इंटरव्यू किया था, बहुत जल्द हम जो जम्मू कश्मीर का हिस्सा जो पाकिस्तान के कब्जे में वो लेने वाले हैं, क्या लगता है? वो मेरे भाई, मैंने कहा ना मेरे कान पक गए हैं। अब यहाँ आधे लोगों के कान पक चुके हैं जम्मू कश्मीर। आप ईमान साथ दिमाग में रख के जाना रविंदर रैना साहब, आपने ये ख्वाब हमें दिखाए हुए हैं, क्या ये खाली मुंगेरी लाल के सपने थे या हकीकत थी? कल आप दिल्ली में जा रहे हैं तो हम ये स्टेट आपसे मांग रहे हैं, जो स्टेट हम नहीं मांगे, ये आपने खुद हमें कहा कि हम आपको स्टेट देंगे। ये स्टेट देखते हैं भारतीय जनता पार्टी के देते हैं नहीं अपने। उन्होंने अपने इल्जाम जो अपनी धांधलियाँ की हैं उनको जब छुपाने की कोशिश करेंगे तो मीडिया को तो उन्होंने, क्योंकि मीडिया इनसे मिला हुआ है उनको तो वो बंद नहीं करेंगे, लेकिन जो मीडिया इनके कारनामों को उजागर करेगा उनको बैन करेंगे। इसलिए ये तो होता ही है और आज देश में भी यही हो रहा है और यहाँ भी यही हो रहा है। ऑल पार्टी मीटिंग के लिए जम्मू में सियासत जो है इस वक्त गरमाई हुई है। तमाम जितनी भी जम्मू की राजनीतिक पार्टीज हैं उनमें से ज्यादातर लोग जो है जो कार्यकर्ता हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं, और एक तरफ ये भी बातें सामने आ रही कि जम्मू खिते की बात अब कौन करेगा। इस पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ पूर्व एमएलसी सुरेंद्र चौधरी हैं, बड़े नेता हैं, बड़ा चेहरा है। सुरेंद्र जी, क्या लगता है कि ऑल पार्टी मीटिंग माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने बुलाई है तो कहीं ना कहीं ये भी बातें सामने आ रही है कि इसमें भी भेदभाव हुआ है कि घाटी के नेताओं को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई? बिमल, देखिए, सबसे पहले तो मैं दिल्ली की सरकार को मुबारकबाद दूंगा और सबसे बड़ी मुबारकबाद देना चाहूँगा जम्मू कश्मीर रियासत की यूटी के जो एलजी हैं मनोज सिन्हा साहब, जिनका ये इनिशिएटिव है। और जब से वो आए हैं हमेशा उनकी ये कोशिश रही कि यहाँ पे पॉलिटिकल प्रोसेस स्टार्ट हो, क्योंकि वो समझ सकते हैं कि किसी भी देश के अंदर किसी भी रियासत में तब तक कोई डेवलपमेंट नहीं हो सकती जब तक वहाँ इलेक्टेड लोगों की इलेक्टेड सरकार ना हो। तो इसलिए वो खुद एक बड़े सीनियर पॉलिटिशियंस हैं, एक बहुत सीनियर लीडर हैं, तो वो समझ सकते थे इस बात को, तो लिहाजा उन्होंने ये फैसला किया। और आज दिल्ली की सरकार ने कल 24 तारीख को जम्मू कश्मीर रियासत के जो नेशनल रिकॉग्नाइज्ड पार्टीज़ हैं या रीजनल रिकॉग्नाइज्ड पार्टी हैं उनको इन्वाइट किया और उनसे अपनी बात रखने को वहाँ बुलाया गया है, और इसके लिए मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और लेकिन है कि इसके साथ साथ एक बात का हमें फिर दुख हुआ कि जम्मू कश्मीर को जब तोड़ा गया और जम्मू का जब ये फैसला किया गया कि जम्मू कश्मीर को कि यहाँ 370 हटाया जाए और यहाँ स्टेट को यूटी बनाया जाए, तो उसमें बड़े बड़े ख्वाब दिखाए थे और कश्मीरी लीडरशिप के ऊपर सारा ब्लेम किया गया था कि भाई इन लोगों ने यहाँ पे ना तो डेवलपमेंट होने दी है ना रोज़गार होने दिया और ये देशद्रोही लोग हैं। तो आज फिर जाके उन लोगों को इनवाइट किया गया, लेकिन जब जम्मू सूबे को इनवाइट करने की बारी आई, जम्मू खीते के जो लीडरों को इनवाइट करने की बारी आई, जो देशभक्त लोग हैं, उनको वहाँ कहीं ना कहीं कंजूसी की गई। और बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि क्या दिल्ली वालों को जम्मू सूबे के अंदर काबिल लोग नहीं दिखाई देते? क्या कश्मीर के लोग ही काबिल हैं? क्या जम्मू में कोई काबिलियत नहीं है? क्या यहाँ का जो पॉलिटिशियन है वो काबिल नहीं है? क्या यहाँ के जो हमारे रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं या आईपीएस हैं या सिविल सर्वेंट हैं, जो लोग सीनियर लोग और यहाँ पे रिटायर हुए हैं, जो हमेशा जम्मू की हित की बात करते हैं बिना किसी जात बरादरी मजहब फिरका परस्ती के, क्या वो लोग काबिल नहीं हैं? आज जब आप बुलाने की बारी आई तो बॉर्डर के ऊपर कितना बड़ा लंबा बॉर्डर है, सबसे ज़्यादा लंबा बॉर्डर जो जम्मू सूबे के अंदर है, कश्मीर में कम है, तो क्या उस बॉर्डर के लोगों को रिप्रेजेंटेशन दी गई? क्या वहाँ बुलाया गया? जिस वेस्टर्न पाकिस्तान के रिफ्यूजी की आप बात करते हैं, क्या उनका कोई नुमाइंदा बुलाया गया? जम्मू सूबे के अंदर सबसे ज़्यादा, अगर कोई कश्मीर से ज़्यादा अगर कोई लोग हैं तो वो गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी है। क्या गुज्जर बकरवालों के लोगों को, वहाँ कम्युनिटी के लोगों को बुलाया गया? ऐसे और काफ़ी सारे लोग हैं जिनको बुलाया जा सकता था, जम्मू सूबे के अंदर से नहीं बुलाया गया। और ये क्यों नहीं बुलाया गया? कहीं ना कहीं जम्मू के लोगों के साथ ये जाति की गई। आज से पहले जितनी सरकारें यहाँ बनी इस रियासत के अंदर या इस देश के अंदर, हमेशा दिल्ली ने जम्मू के लोगों को इग्नोर किया। और बड़े दुख और अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज फिर जम्मू के लोगों को, जब यहाँ कल की मीटिंग बुलाई गई, जम्मू के लोगों को इग्नोर किया गया है। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी के लोग जो कल जहाँ से जा रहे हैं दिल्ली बात करने के लिए, मैं उनको याद कराना चाहूँगा कि भैया आपने हमेशा एक बात रखी
और 2014 में खास करके रखी कि हम जम्मू सूबे को स्टेट बनाएंगे, हम जम्मू सूबे को इनका जो बराबर का हक है वो हक दिलाएंगे, चाहे वो रोजगार के अंदर है, चाहे वो आपका टूरिज्म के अंदर है, चाहे वो डेवलपमेंट के अंदर है, या आपका जो भी आपके जो हक मारे गए हैं, चाहे वो सेक्रेटरीट के अंदर मुलाजमत का है या किसी तरीके के जो हक आपके बनते हैं, वो जम्मू सूबे को कश्मीर के बराबर आपको दिए, कि चाहे मेडिकल फैसिलिटी है, चाहे बिजली है, चाहे पानी है, हर तरीके की जो फैसिलिटी है वो हम जम्मू को बराबर की हिस्सेदारी देंगे। लेकिन आज जब हम बात करते हैं तो हम बताएं 2014 से लेकर 2021 के तक मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों को पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष कल बड़े उछल कूद करके वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, मैं उनको पूछना चाहता हूं कि एक व्हाइट पेपर लेके आइए भैया, आपके बयान बहुत सुन लिए, आपकी बातें बहुत सुन ली, आपकी तकरीरें बड़ी सुन ली, आइए बताइए जम्मू के लोगों को एक व्हाइट पेपर आके इशू करिए, बताइए जम्मू के लोगों को, बेरोजगार बच्चों को रोजगार कितना मिला, आपका जम्मू में टूरिज्म, आपने कश्मीर में कितना पैसा दिया, टूरिज्म के लिए कश्मीर में कितना दिया, आपने डेवलपमेंट के लिए कश्मीर में कितना पैसा दिया, जम्मू में कितना दिया, आपने फार्मर्स के लिए कश्मीर में जम्मू क्या किया, जम्मू के फार्मर्स के लिए क्या किया। इसलिए आप जब बात करते हैं इन मुद्दों पर बात करिए, आके आज बात करिए कि आपने कश्मीर के अंदर कितने टोल प्लाजा लगाए, जम्मू के अंदर कितने टोल प्लाजे लगाए। आप बात करिए कि जम्मू में आपने जो वाइन शॉपें का जो लाइसेंस नए आपने दिए हैं, वो वाइन, पहली बात तो जितने वाइन शॉप के लाइसेंस थे, जम्मू के लोगों को जो जिनके पास वाइन की दुकानें थी वो बेरोजगार हो गए और बाहर के लोगों ने यहाँ पे आके वाइन शॉपें खरीद ली। और जो आपने यहाँ 250 वाइन शॉप खोली, क्या जम्मू के नौजवान बच्चों को आप रोजगार तो दे नहीं पा रहे, क्या उनको नशेड़ी बनाना है आपने, क्या उनको ड्रगिस्ट बनाना है। आज कितना ड्रग जम्मू के प्रोविंस के अंदर बच्चों के अंदर बांटा जा रहा है, क्या इस पर कोई बात रखी गई। रविंदर रैना जी, मैं आपको याद कराना चाहता हूं कि आपने असेंबली के अंदर कहा था कि हम यहां जम्मू कश्मीर में वाइन शॉपें बंद कराएंगे, यहां नशा शराब नहीं बिकने देंगे। भैया आपने शराब ना बेचने के साथ साथ 250 और नई ब्रांचें खोल दी, शराब की दुकानें खोल दी। आज उस समय तो आपकी सरकार नहीं थी, आज तो आपकी सरकार है दिल्ली में भी और जम्मू कश्मीर में भी। क्यों आपकी ये जो वाइन पॉलिसी आई है, क्यों लोगों के खिलाफ आई है, क्यों आप लोगों को घर घर में ये शराब की दुकानें खोलने जा रहे हैं। आपने कश्मीर में कितनी दुकानें खोली हैं, इसका भी जवाब दीजिए। इसलिए आज आपका चाहे जल शक्ति में या दूसरे जितने भी ठेके हैं, क्या कॉन्ट्रैक्टर जो हैं ये ठेके कौन लेके जा रहा है, बाहर के लोग लेके जा रहे हैं। कितने जम्मू के नौजवानों को मिला। यहाँ जो हमारे इंजीनियर्स थे उनका सेल्फ हेल्प ग्रुप था वो आपने खत्म किया। उन इंजीनियर्स को आज कितने ठेके हैं उनके पास और बाहर के लोगों के पास कितने, इसका व्हाइट पेपर लेके आइए। आज हम इनको ये कहते हैं कि इलीगल माइनिंग हो रही है, पूरी की पूरी माइनिंग जो है बाहर के लोगों के पास चली गई है, गुंडों के पास चली गई है, जो बाहर से लोग बदमाश हैं। को लेकर सर, माइनिंग को लेकर एक और मसला जो है गरमाया था जम्मू, बेहतर आप भी जानते हैं। तो इसलिए आप इलीगल माइनिंग जो पूरी आज आपने पंजाब के गैंगस्टरों को दे दी, बाहर यूपी बिहार के गैंगस्टरों को दे दी, क्या जम्मू के लोगों को, अपने बच्चों को बेरोजगार नहीं किया है। तो इसलिए मैं आपसे ये कहता हूं कि ये जो आप इलीगल माइनिंग की बात कर रहे हैं, पीछे भारतीय जनता पार्टी के खुद एक लीडर ने कितने सीरियस एलिगेशन लगाए। मैं तो कहता था उस पर सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। अगर एक सीनियर लीडर बाद में माफी मांग रहा है, लेकिन बात उसने कही, जब बात गई तो बड़ी दूर तक गई और वो बड़ी दूर तक लोगों ने उसको देखा और सुना, लेकिन बाद में बेशक माफिया मांगी गई। लेकिन हम कहते हैं कि इस पर इंक्वायरी होनी चाहिए। इंक्वायरी होनी चाहिए थी ना, क्या इलीगल माइनिंग पे कोई इंक्वायरी हुई। तो इसलिए ये सारी चीजों पे भारतीय जनता पार्टी को एक व्हाइट पेपर लेके आना चाहिए, ये सारा क्लियर करना चाहिए। ये तकरीरें, ये भाषण, ये पाकिस्तान, कल भी मैं देख रहा था भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश फिर पाकिस्तान कर रहा हूं। ओ मेरे भाई बस कर, तू भी उसी बॉर्डर का, मैं भी उसी बॉर्डर का हूं। उसको नहीं पता कि उस बॉर्डर नौशहरा के अंदर क्या हालात हुए। और उसको मैं ये कहना चाहता हूं कि मेरे भाई, आप कहते हो कि हमने पाकिस्तान को मुकाना है। 7 साल आपने लगातार बॉर्डरों पर गोलाबारी रखी, बॉर्डर के लोगों का कितने माल मवेशी मारे गए, उनके मकान टूट गए, उनके बच्चों की पढ़ाइयां बर्बाद हो गई, और 7 साल के बाद फिर आपने सीज फायर किया। मुझे बताएं कहां पे पाकिस्तान नक्शे से खत्म हो गया है क्या पाकिस्तान नेस्ता नबूद हो गया है क्या पाकिस्तान को आपने खत्म कर दिया, उस पर कब्जा मार लिया क्या। इसलिए अध्यक्ष साहब ये कह रहे थे, कल मैंने भी उनका इंटरव्यू किया था, बहुत जल्द हम जो जम्मू कश्मीर का हिस्सा जो पाकिस्तान के कब्जे में वो लेने वाले हैं। क्या लगता है। ओ मेरे भाई, मैंने कहा ना, मेरे कान पक गए हैं। अब यहाँ आधे लोगों के कान पक चुके हैं जम्मू कश्मीर रियासत के, ये बातें सुन के। तो मैं खास करके बॉर्डर से बिलोंग करता हूँ, मेरी कंस्टिट्यूंसी बॉर्डर से है, मैं कैसे उसकी बातों पे विश्वास करूं। मैंने कहा ना कि एक बन्ना किसी गांव में किसी किसान एक दूसरा बन्ना काट ले, वो बन्ना लेना मुश्किल हो जाता है, ये तो एक पूरी कंट्री है। तो मैंने कहा ना, 7 साल आपने फायरिंग रखी, आपने क्या नुकसान किया पाकिस्तान का, पाकिस्तान को कितना तबाह किया। क्या उग्रवाद खत्म हो गया जम्मू कश्मीर रियासत के अंदर। अगर उग्रवाद खत्म हो गया है तो प्रदेश अध्यक्ष ने अपनी सिक्योरिटी 2 बारी क्यों बढ़ाई।
अगर वो कहते हैं हालात ठीक हैं तो अपनी सिक्योरिटी क्यों 2 बार बढ़ाई? तो इसलिए मैं ये बातें जो हैं इन चीज़ों पे भारतीय जनता पार्टी को मिलिटेंसी के ऊपर, डेवलपमेंट के ऊपर, बेरोजगार बच्चों के रोजगार के ऊपर, ये जो बाकी इशू मैंने आपको बोले हैं इस पे आप व्हाइट पेपर लेके आए ना, लोगों को बताएं ना। लेकिन जम्मू सूबे के लोगों को मैं अपील करूंगा आपके इस चैनल के माध्यम से, चाहे वो हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे वो सिख है, चाहे वो ईसाई है, चाहे किसी भी कौम से वाबस्ता है, कि आप भारतीय जनता पार्टी के, आज हमें वक्त आ गया है कि हमें हर पॉलिटिकल पार्टी ने जम्मू के लोगों को यूज़ किया है। आज वक्त आया है कि आप उसी पार्टी का साथ दो जो पार्टी जम्मू के लोगों की हितों की बात करती है, हमारे बेरोजगार बच्चों के रोजगार की बात करती है, हमारे डेवलपमेंट की बात करती है, हमारे बिजली और पानी और की बात करती है। आप हॉस्पिटलों में आपने देखा नहीं कोविड में क्या हुआ? ये इससे बड़ा जनाजे क्या निकलेंगे इस हॉस्पिटल से? ये हॉस्पिटल के डॉक्टर खुद, जहां खुद ये कह रहे हैं कि सीनियर डॉक्टर अंदर ही नहीं आते, आपने यहां पैरामेडिकल से स्टाफ से काम चलाया। तो इसलिए मैं आपको कहूंगा कि अभी भी शुक्र है कि कोरोना यहां पे संभल गया, हालात सुधर गए। एलजी साहब की काबिलियत है कि खुद उन्होंने हॉस्पिटलों में विजिट की जिससे फर्क पड़ा। तो लेकिन अदरवाइज तो यहां डेड बॉडियों की, पूरा जम्मू कश्मीर डेड बॉडियों से बेचे जाना था। एक सवाल और पूछना चाहूंगा, जम्मू का सवाल है क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज जम्मू की बात करें, मीडिया पर प्रतिबंध लगाया, क्या लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ चीजें छुपाई गई हैं? मैंने वही कहा ना कि मीडिया के ऊपर प्रतिबंध कौन लगाता है? जो डरता है, जो धांधलियां करता है। यहां प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज के ऊपर रिक्रूटमेंट के एलिगेशन लग रहे हैं, यहां पे परचेजिंग के एलिगेशन लग रहे हैं हॉस्पिटल के ऊपर, मेडिकल डिपार्टमेंट के अंदर कोविड फंड्स के को मिस हैंडलिंग करने के इल्ज़ाम लग रहे हैं। तो जब वो उन्होंने अपने इल्ज़ाम, जो अपनी धांधलियां की हैं, उनको जब छुपाने की कोशिश करेंगे तो मीडिया को तो उन्होंने, क्योंकि मीडिया इनसे मिला हुआ है उनको तो वो बंद नहीं करेंगे, लेकिन जो मीडिया इनके कारनामों को उजागर करेगा उनको वो बैन करेंगे। तो इसलिए ये तो होता ही है, और आज देश में भी यही हो रहा है और यहां भी यही हो रहा है। तो लिहाजा ये कोई नई बातें नहीं है। और जब भी इस देश के अंदर, याद रखना विमल मेरी बात, जब भी जुडिशरी को दबाया गया, जब भी मीडिया को दबाया गया, जब भी डेमोक्रेसी को दबाने की और कुचलने की और बुलडोज करने की कोशिश की, तब जो सरकार ने किया है या लीडर ने किया है उसको लोगों ने बर्दाश्त नहीं किया। इसलिए इस देश के अंदर इस यूटी के अंदर भी यही होने वाला है। अगर ये लोग अभी भी वक्त अगर ना सुधरे, अगर इन लोगों ने जम्मू के साथ इंसाफ ना किया, और मैं भारतीय जनता पार्टी के लोग जो कल दिल्ली जा रहे हैं, या जम्मू की जो भी लीडरशिप दिल्ली जा रही है, चाहे वो हिंदू है चाहे मुसलमान है, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि अब सोच समझ के वहाँ जाना, वहाँ दिल्ली के दरबार में खाली मत्था टेकने मत जाना। वहाँ हमें बराबर की हिस्सेदारी चाहिए जो कश्मीर के लोगों को मिलने वाली है। हमें कोई अलग से नहीं चले चाहिए। और मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ये, और खासकर रैना साहब, मैं आपको याद कराना चाहूँगा कि 2014 में आपने वादा किया है, और हमेशा हम छोटे से होते थे, आप हम सुनते आए हैं लोगों को कि लोग कहते थे कि जम्मू सूबे को हम अलग से स्टेट बनाएंगे। हम उम्मीद करते हैं कल आप जा रहे हो, आप जम्मू के लिए अलग से स्टेट को लेके आएंगे और हमारा स्टेट अलग से बनाएंगे, ताकि जम्मू के लोगों के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन हो रही है वो डिस्क्रिमिनेशन दूर हो। जम्मू कश्मीर के हालातों पर मैंने बात की रैना साहब से, तो मैंने कहा जिस तरह से आप काम कर रहे हैं, जिस तरह से लोग आपको देख रहे हैं, तो जो आप सपने देख रहे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया में एक तस्वीर वायरल हो रही थी उनकी कि आने वाले ये सीएम है, तो क्या लगता है कि जो कार्य वो कर रहे हैं, जो स्थिति इस वक्त ग्राउंड में है, क्या? बिमल मेरी एक बात सुनो, अब मैं कहूँ जी मैं कल नेक्स्ट आने वाला सीएम हूँ तो मैंने खुद बनना है। हाँ, कोई मिलिटेंसी कैडर नहीं कि खुद बंदा कोई एरिया बंदूक उठाएगा और कल फेसबुक पे फोटो चढ़ाएगा मैं फलाना एरिया का एरिया कमांडर हूँ या मैं फलानी जमात का वो कमांड। ये मिलिटेंसी नहीं है भैया, ये पॉलिटिकल प्रोसेस है। यहाँ लोगों ने चुनना है, लोगों ने बनाना है। अब किसके मुकद्दर में है, किसकी किस्मत में है, ये वक्त बताएगा। हम बस यही कहते हैं कि इलेक्शन होना चाहिए, लोगों को मौका देना चाहिए, लोग अपनी इलेक्टेड सरकार चुनें, जिसको चुनेंगे, जिस पार्टी को चुनेंगे, जिस नेता को चुनेंगे, वही इस रियासत को हेड करेगा। अब वो मुकद्दर वाला कौन होगा ये वक्त के पन्नों में लिखा जाएगा। इसलिए आज अपने मुंह से जो को कहता है वो कहते हैं जमा जवानी कड़ा बनाना तो मिठा क्यों काट पाना। तो रविंदर रैना साहब जमा जवानी कड़ा बनाता रहे और मिठा डालता रहे तो हमें कोई लेना देना नहीं है। कल कौन क्या बनेगा वो, क्योंकि 2014 के इलेक्शन में तो उन्होंने कहा था मैं डिप्टी सीएम बनूंगा, इसी मुद्दे पर तो वो जीते थे। तो क्या डिप्टी सीएम बने थे? डिप्टी सीएम तो दूर की बात है, मिनिस्टर भी नहीं अगलों ने बनाया। तो लिहाजा अब इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। तो लिहाजा अगर वो बने, मेरा छोटा भाई है, मेरे इलाके का है, मैं दुआ करूंगा वो चीफ मिनिस्टर क्या बने। मैं तो उसके लिए प्राइम मिनिस्टर की दुआ करूंगा कि रविंदर रैना प्राइम मिनिस्टर बने मोदी साहब की जगह, ताकि जैसा वो यहाँ बोलते हैं कम से कम देश के लोग भी देखें कि कैसे रविंदर रैना साहब काम करते हैं। चलिए, आप क्या चाहते हैं कि भाजपा अध्यक्ष प्रेसिडेंट बनने और प्राइम मिनिस्टर बनने के लायक है, यानी आप जरूर अपनी राय रखिएगा। एक सवाल और पूछना चाहूंगा सर, डिलिमिटेशन प्रोसेस जो है शुरू हुआ है, आप किस तरह से देखते हैं कि किस हिसाब से डिलिमिटेशन? मैं तो एक ही बात कहूंगा सरकार से कि
उम्मीद करेंगे कि डिलिमिटेशन प्रोसेस जो है किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के कहने पे ना बने, बंद कमरों में एसी के कमरों में बैठ के ना बने, बल्कि हकीकत में ज़मीन पे उतर के जो लोग हैं लोगों को पूछ के, लोगों से सलाह मशवरा करके उसमें एक ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। उससे डिलिमिटेशन प्रोसेस, अगर ये डिलिमिटेशन होगा तो मुझे लगता है उससे ज़्यादा अच्छे नतीजे आएंगे। अगर ये एक बंद कमरे में करेंगे और किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के कहने पर करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि लोग उससे सेटिस्फाई होंगे। ये एक और रिजेंटमेंट बढ़ेगी, जो माजी में होता रहा फिर दोबारा रिपीट होगा तो उससे कोई फायदा नहीं। पार्टी के नेता ये सपना देख रहे हैं कि 370 को वापस लाया जाएगा। आप एक बड़ा चेहरा है, जम्मू खिते के बड़े नेता हैं, आपका क्या स्टैंड रहेगा 370 को? देखो भैया, 370 जहां ताल्लुक है, अब हम लोगों को ख्वाब दिखाएं 370 आएगा, दूसरा आएगा, ये कोई आने वाली बात नहीं है। ये बड़ी लंबी चौड़ी दास्तान अब लिखी जा चुकी है। अब इस 370 टूटने के बाद बड़ा चिनाब में भी पानी बह चुका है, झेलम के अंदर भी बह चुका है, तवी के अंदर भी बड़ा पानी बह चुका है। अब ये पानी समुद्रों तक पहुंच गया है। तो अब ये ख्वाब दिखाने, कब किसी ज़माने में लोग पाकिस्तानी नून दिखा के कश्मीर में वोट लेते थे, ये बातें नहीं हैं। सच्चाई ये है कि 370 वापस आने वाला नहीं है। लेकिन हाँ, ये सच्चाई ज़रूर है कि जम्मू कश्मीर को वापस स्टेट मिलना चाहिए। और जम्मू कश्मीर रियासत के अंदर, जैसे हिमाचल में आपने 371 लगाया हुआ है, वहाँ बाहर का आदमी ना ज़मीन खरीद सकता है, ना बाहर का आदमी वहाँ पे रोजगार ले सकता है। उसी पैटर्न पे ये डोमिसाइल से बात चलने वाली नहीं है। ये सवाल सर मैंने भी अध्यक्ष साहब से पूछा था कि जिस तरह से लद्दाख की बात की जाए, लद्दाख यूटी में जॉब और लैंड सिक्योर हैं, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश, उन्होंने कहा कि सिक्योर है, रिजर्व है। यही रविंदर रैना जी कहते, जिस प्रदेश अध्यक्ष की आप बात कर रहे हो, वही बेचारा मुझे कहते थे कि यहाँ लोगों को, आप लोगों को ही कहा ना कि टोल प्लाजे नहीं लगेंगे, हम उखाड़ के फेंक देंगे। अभी तक उखड़े, वो बस ऐसे ऐसे करते हैं, वो होता कुछ नहीं है। तो इसलिए उसको और मुझको कौन पूछता है आज की डेट में उसकी। लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूँ कि मैं दिल्ली की, मैं जब आप मुझे सवाल पूछ रहे हैं, मैं दिल्ली की सरकार को एड्रेस कर रहा हूँ, मैं एलजी साहब को एड्रेस कर रहा हूँ। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जो हमारे जो बच्चों के रोजगार हैं, वो बच्चों का रोजगार सेफ होना चाहिए। हमारे जो लोगों की ज़मीनें हैं वो महफूज रहनी चाहिए। और उसके साथ साथ जो आपका पैटर्न 371 जो है, उस 371 पे हमें, जैसे हिमाचल में आपने किया, उसी पे करें। डोमिसाइल से बात बने। कितने डोमिसाइल सर्टिफिकेट आज यहाँ जम्मू के अंदर बन गए हैं, लोगों ने, बाहर वगैरह लोगों ने बना लिए हैं। तो इसलिए जो बाहर के लोगों ने डोमिसाइल यहाँ बनाए, उनके कैंसिल होने चाहिए। और यहाँ पे एक सख्त कानून जैसे हिमाचल के अंदर है, जमीनों के ऊपर, रोजगार के ऊपर। और ये भारतीय जनता पार्टी की अपनी जो रियासतें हैं जिसमें हुकूमत करें, उसके अंदर आप देखें, हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी के चीफ मिनिस्टर ने ऑर्डर नहीं निकाला कि बाहर के किसी आदमी को हम रोजगार नहीं देंगे। क्या मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर जो भारतीय जनता पार्टी का, उसने नहीं ऑर्डर निकाला कि यहाँ पे कोई भी बाहर का आदमी नौकरी ले सकता? तो वहाँ नहीं ले सकता, तो जम्मू कश्मीर में क्यों भैया? तो इसलिए यहाँ पे एक सख्त कानून बनना चाहिए जो लोगों की जमीनों को महफूज करे और हमारे बच्चों के, नौजवान जो बच्चे हैं बेरोजगार, उनके जो रोजगार है उसको महफूज करे। राजनीतिक दल जो है प्रदर्शन कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर को अलग कर दिया जाए और जम्मू को अलग राज्य का दर्जा दिया जाए। आप क्या स्टैंड लेते हैं सर इस पे? देखिए, मैंने एक ही बात कही ना, मैंने आपको कहा कि कश्मीर क्या है, जम्मू क्या है। मैं भारतीय जनता पार्टी को याद करा रहा हूं कि आपने हमेशा कहा कि जम्मू को हम अलग से स्टेट बनाएंगे। अब ये जो कल जा रहे हैं मत्था टेकने के लिए, मैं इनसे कहता हूं कि ये डिमांड साथ दिमाग में रख के जाना। रविंदर रैना साहब, आपने ये ख्वाब हमें दिखाए हुए हैं, क्या ये खाली मुंगेरी लाल के सपने थे या हकीकत थी? कल आप दिल्ली में जा रहे हैं तो हम ये स्टेट आपसे मांग रहे हैं, जो स्टेट हम नहीं मांगे। ये आपने खुद हमें कहा कि हम आपको स्टेट देंगे। ये स्टेट देखते हैं भारतीय जनता पार्टी के, देते हैं नहीं देते। लेकिन हाँ, आपके चैनल से मैं भारतीय जनता पार्टी के जो लोग या जम्मू से जो लोग जा रहे हैं कल की मीटिंग में, उनको साफ कह देता हूं, चाहे वो हमारा संदेश समझें, चाहे हमारी वार्निंग समझें, कि जम्मू के सिर को अगर वहां झुका के आएंगे, जम्मू के लोगों को अगर वहां बेच के आएंगे दिल्ली के दरबार में, तो वो जम्मू के लोग बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। जम्मू प्रोविंस के लोग बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। चाहे वो सरदार है, मुसलमान है, सिख है, हिंदू है, ईसाई है, जो भी है, वो बर्दाश्त नहीं करेगा। क्यों? कि हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानियां दी हैं। और ये रियासत महाराजा हरि सिंह की रियासत है, ये किसी की रियासत नहीं, महाराजा हरि सिंह की स्टेट है। तो इसलिए इसका फैसला जम्मू को प्रायोरिटी पे मिलना चाहिए। जो कुछ मिले पहले जम्मू को मिले, उसके बाद कश्मीर में को मिले। ट्रेन भी पहले जम्मू आती है फिर कश्मीर जाती है, इसलिए हमारा हक पहले है। तो ये जम्मू के जो लीडर जा रहे हैं, मैं उनको याद करा रहा हूं। और रैना साहब, मैं उनको आपके माध्यम से उनको भी याद करा रहा हूं कि भूले बिसरे मत जाना भैया, कल आके आपको जम्मू के लोगों को जवाब देना होगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात कही सुरेंद्र चौधरी ने कि पहले जम्मू की बात होगी, उसके बाद कश्मीर की, क्योंकि जम्मू सर्वोपरि सबसे पहले। और हमेशा जम्मू के साथ भेदभाव होता आया है, आप बेहतर जानते हैं, अभी भी हो रहा है। और ये भेदभाव कब खत्म होगा, ये तो अब शायद भाजपा के नेता ही जानते हैं। और साथ ही साथ कल
एक ऐसा दिन होगा कि जब ऑल पार्टी मीटिंग में क्या कुछ जम्मू खिते की बात रख पाएंगे और कौन से नेता रख पाएंगे, ये अब मीटिंग के बाद ही मालूम चल जाएगा। तब तक के लिए आप लोग देखते रहिए जम्मू परिवर्तन। कैमरामैन अभिषेक कुमार के साथ, जय हिंद।